सो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटेलिजेंट एरा चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहे हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं MCQs क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक के जो क्वेश्चन है उनको बता दिया था। तो पार्ट 1 जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वो सारी के सारे क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। और जो मैं अब आगे करा रहा हूँ वो आप लोगों को यहाँ पे ये मिल जाएगा पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। और एक और चीज़, मॉडल पेपर केमिस्ट्री का मैंने सॉल्व करा दिया है पूरा का पूरा आप लोगों का, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको केमिस्ट्री का मॉडल पेपर मिल जाएगा 2024 का, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से आज के। और ये सब मैंने बता दिए थे आप लोगों को, अगर आपको पता होगा तो। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा होगा। तो ऑप्शन होगा सीधा वृत्ताकार, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है वृत्ताकार, क्योंकि जब वो 90 डिग्री पे लंबवत प्रवेश करेगा तो वो बहुत तेज स्पीड से घूमता है और उस समय वो एक वृत्त बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो अब कण का पथ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है कुंडलिनी, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, देखो 3 कंडीशन है नॉर्मली, एक थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, जहाँ पे उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है, आप कहोगे सरल रेखा, ठीक है। एक सरल रेखा में पथ होता है, क्योंकि इस केस में उसमें थीटा बराबर 0 और 180 डिग्री में कोई भी बल नहीं लग रहा होता, ठीक है। और जैसे ही थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा यानी कि लंबवत होगा, तब आप कहोगे मैक्सिमम बल लग रहा होगा, उस पर मैक्सिमम बल लग रहा होगा, ठीक है। QVB होता है, QVB मैक्सिमम बल, जिस कारण से वो वृत्त में घूमेगा। और इसके अलावा थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो और कोई सा भी एंगल हो 0 और 180 को भी छोड़ के, तो समझ लो उसका पथ एक कैसा होगा, कुंडली आकार का होगा, इस तरीके से वो गति कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। ये चीज़ नेक्स्ट है कि M द्रव्यमान का कण जिस पर Q आवेश है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से प्रवेश करता है, इसके पथ की त्रिज्या होगी। तो इसके पथ की त्रिज्या वो होगी, क्या होगी, mv/qb। क्या होती है, mv/qb, ये, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो लंबवत प्रवेश करेगा तो इसका मतलब वो मैक्सिमम बल लग रहा होगा और एक वृत्त में घूम रहा होगा ऐसे, जिस कारण से अब वृत्त की त्रिज्या होगी, तो जब आप निकालोगे तो वो सीधा सीधा ये आएगी, जो आपको याद होनी चाहिए, पेपर में बहुत पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, तो पथ की त्रिज्या होगी प्रोटॉन के लिए अधिक या इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक, या दोनों पथ के लिए वक्रीय होंगे समान, या दोनों पथ की त्रिज्या जो है अलग अलग होगी और सरल रेखीय पथ होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनकी गतिज ऊर्जाएं जो कह रहे हैं वो समान है और लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, तो कह रहे हैं किसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करा रखा है मैंने। हमने मान लिया कि जो पथ की त्रिज्या है R है और जो कण का द्रव्यमान है वो M है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता होती है, R इज इक्वल टू होता है mv/qb, ये चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ी है ना, mv/qb। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ से त्रिज्या जो है वो द्रव्यमान के समानुपाती है, वही लाइन लिखी है यहाँ पे देखो, त्रिज्या समानुपाती है किसके, कण के द्रव्यमान की। अब आपको एक चीज़ पता होती है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन है। तो इसी हिसाब से जो त्रिज्या होगी किसकी, प्रोटॉन की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अरे भाई अभी मैंने बताया ना, R समानुपाती M, तो जिसका M ज़्यादा उसकी R ज़्यादा, तो प्रोटॉन का M ज़्यादा होता है तो प्रोटॉन की R भी ज़्यादा होगी। आप ऐसे लगा लेना इस पे, ठीक है, इसको ऐसे कर लेना, ये निशान, क्लियर होगी चीज़। तो बस हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन के पथ की जो त्रिज्या है वो ज़्यादा होगी अगर गतिज ऊर्जा समान है। चलिए नेक्स्ट है, यदि अल्फा कणों के 2 पुंज एक ही दिशा में परस्पर गतिमान हैं, तब ये प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, लंबवत होंगे, क्या होगा। तो इसका सीधा आंसर है प्रतिकर्षित करेंगे, कि अल्फा सब पे क्या होगा,
प्लस आवेश होगा और एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो ये कहीं भागेगा, ये कहीं भागेगा, वो कहीं भागेगा, ये कहीं भागेगा, तो इसलिए प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होगी। ये कह रहे हैं समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज, यानी कि एक दिशा में ही ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, देखो ये इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इनकी प्रगति कैसी होगी, तो अपसारी होगी। क्लियर, अपसारी होगी बिकॉज ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं बनाता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इधर बनाता हूँ जगह है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब जब ये सब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना, और दूर फैलते हुए जाएंगे, एक दूसरे दूर जाएंगे, दूर भागेंगे, तो इनकी प्रकृति कैसी हो रही है, आप देख लो अपसारी प्रकृति हो रही है, इसलिए अपसारी बोल देंगे। नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, तो उनके वृत्तीय पथ की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो जेई में भी आ रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ रखा है। क्या है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, इनकी गतिज ऊर्जाएं फिर से समान बोल दी, और हमसे कह रहा है कि लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, तो इनके वृत्तीय पथ की त्रिज्या का अनुपात बताओ। तो देखो अभी मैंने आपको बताया R इज इक्वल टू होता है mv/qv। अब ध्यान से इस पर फोकस करो, इतनी लाइन। K इज इक्वल टू हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा, है ना। मैंने यहाँ से द्रव्यमान से गुणा भाग कर दी अपने पास से, देखो K इज इक्वल टू हाफ mv² हो गया, m से गुणा भाग कर दी अपनी तरफ से, m से m अभी भी कटा हुआ ही है, तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग यहाँ। ठीक है, यहाँ से ये 2 और m, ये 2 और m दोनों गुणा में चले गए इधर, तो 2km बन गया ये, और यहाँ m² v², तो mv/2km बन जाएगा। तो मैं इस mv की जगह √2km भी रख सकता हूँ, तो आपको एक ये फॉर्मूला भी गतिज ऊर्जा के पदों में याद होना चाहिए, ये वाला। सॉरी एक सेकेंड रुको, ये याद होना चाहिए। अब अगर बात कर रहा हूँ प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पे Rp बोल दिया इज इक्वल टू 2 मास ऑफ प्रोटॉन mp, गतिज ऊर्जा k, आवेश प्रोटॉन का, और b यहाँ पे सेम रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन अल्फा कण के लिए ये चीज़ हो जाएगी, k सेम है तो सेम रखा, b सेम रहेगा, बाकी मास और अल्फा चेंज हो गया, q अल्फा। अब जब अनुपात निकाल रहे हैं तो इन दोनों का अनुपात निकालना, ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यू Rp की और R अल्फा की जगह R अल्फा की वैल्यू। ठीक है, क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया और B से B कैंसिल हो गया। अब ये था मास ऑफ प्रोटॉन जो कि m है, QP यानी कि मास ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन का E होगा। ठीक है, सेम ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। यहाँ पे अब आपको मास ऑफ अल्फा कण पता होना चाहिए, वो होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अल्फा कण का जो मास होगा m अल्फा, यह आपका हो जाएगा कितना, आप कहोगे 4m। ठीक है, ये चीज़ बस, जब m से m कट जाएगा यहाँ पे, E से E कट जाएगा, और आपके पास बचेगा यहाँ पे मात्र 1, इसका कुछ नहीं बचा, और ये आपका 2/2, देखो √4 का एक 2 बाहर आ गया और नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल, तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक अभी रखते हैं, नेक्स्ट फिर हम बाद में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अब मेरे इसकी पेन की चार्जिंग भी खत्म हो चुकी है और मेरे को ध्यान नहीं रहा, और आप टेंशन मत लो, आपकी जो वीडियोज़ है वो लगातार जल्द से जल्द बनेंगी। ठीक है, और एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ वीडियो आएगी काम की। ठीक है स्टूडेंट, तो इतने क्वेश्चन हमने 40 तक कर लिए, और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सो स्टूडेंट, अब 41 क्वेश्चन नंबर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आपसे कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, तो इसका आंसर होगा एम्पियर/मीटर²। ठीक है, राइट आंसर ये है, बाकी 4 ऑप्शन देगा और सही वाला आंसर हमें ये निकालना है। अगला क्वेश्चन है, L लंबाई की एक स्टील की छड़, ठीक है, यहाँ पे छड़ नहीं है, ये छड़ है, L लंबाई की स्टील की छड़ का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण m है, इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है, तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या r है, और चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों को समीकरण 1 में दिख रहा होगा, मैं और जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अब L लंबाई के तार को हम एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लंबाई L है, देखो L लंबाई का तार है, इसी को ही मैं अर्धवृत्त बना रहा हूँ इसका, तो इसका मतलब मैं इतने ही लंबाई का यूज़ करके तो बना रहा हूँ।
तो जो लंबाई L होगी वो इस अर्धवृत्त की परिधि के बराबर होगी, जो कि L इज इक्वल टू पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब जो नया चुंबकीय आघूर्ण आएगा M डैश, वो कितना हो जाएगा M इंटू टू आर। M इंटू टू आर क्यों बोला मैंने, क्योंकि अर्धवृत्त बनेगा तो इस अर्धवृत्त की यहाँ पे देखो, इस अर्धवृत्त में देखो तो यहाँ से एक हमारा ध्रुव, दूसरा ध्रुव घेरा हमारा, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 2r ही तो होगी अर्धवृत्त की, जिसे हम व्यास बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए m इंटू टू आर बोला, और यहाँ m इंटू एल था पहले कंडीशन में। अब समीकरण 1 और 2 से r और m का मान हम उठा के क्या कर देंगे, m डैश में रख देंगे इस वाले में, यहाँ से और यहाँ से। तो m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m की जगह यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल M बाई एल, और यहाँ पे 2r की जगह यहाँ से l बटे पाई। जब सॉल्व करोगे l से l कट जाएगा और ये आंसर आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पेपरों में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे के बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा, तो क्या होगा, इसका आंसर कम होगा। ठीक है, जो लोहे का बंद बक्सा है उसके भीतर पृथ्वी का कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बाहर की अपेक्षा कैसा होगा, तो कम हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो अगर कहीं पे मान लो यहाँ पे बॉक्स है, इसके अंदर कुछ चीज़ रखी हुई है, तो फ्लक्स जो है चुंबकीय फ्लक्स वो अंदर कम जा रहा होगा और थोड़ा कम हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 44 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक देखो यहाँ पे वेबर होगा, ध्यान रखना। अब कभी कभी बच्चे वेबर पर मीटर स्क्वायर पे ध्यान देते हैं, टेस्ला भी लगा देते हैं, तो वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है सिंपल चुंबकीय फ्लक्स, तो वेबर आंसर हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता, लूप की आकृति पे, बाकी क्षेत्रफल पे करेगा, तीव्रता पे करेगा और अभिविन्यास पे। फॉर्मूला होता है ना 5b इज इक्वल टू BA cos थीटा। ठीक है, तो B पे भी कर रहा है, A पे भी कर रहा है और थीटा पे भी कर रहा है, तो इसलिए आकृति पे नहीं करता, तो वो राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, और ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी धारामापी के पैमाने पर अंकित खाने बराबर दूरी पर नहीं है, इस धारामापी द्वारा मापी जा सकती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई धारामापी है, समझते हुए चलना देखो क्वेश्चनों को। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो चल रहे हैं अभी, और क्या चल रहा है, बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा मैं। कह रहे हैं अब इसके जो भी आपके खाने हैं वो बराबर दूरी पे नहीं है, तो इस धारामापी द्वारा हम क्या नाप सकते हैं, तो आंसर होगा इसका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ अवयव में विभवांतर स्रोत के वैद्युत वाहक बल से अधिक है, वह कैसा परिपथ होगा। मतलब ये कह रहा है कि कोई हमारे पास परिपथ है, इसमें विभवांतर स्रोत जो है वो वैद्युत वाहक बल से अधिक है, यानी कि जो भी विभवांतर आपने लगा रखा है वो EMF से ज़्यादा है, तो ये जो परिपथ होगा वो हमेशा ध्यान रखना प्रत्यावर्ती परिपथ होता है, जिसमें विभवांतर ज़्यादा दिखेगा आपको EMF की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है, तब वो परिपथ कैसा होगा, तो आंसर होगा केवल प्रतिरोध। देखो ना तो प्रेरकी होगा, ना केवल धारिती होगा और ना LC होगा। जब भी शक्ति गुणांक अधिकतम है तो समझ लो वो केवल और केवल R प्रतिरोध है बस, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान, तो राइट आंसर है 1। शक्ति गुणांक 1 होता है अनुनाद की स्थिति में, ठीक है, मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना ये चीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक कुंडली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर होगा स्वप्रेरण। डायरेक्ट इसका आंसर स्वप्रेरण लिख दिया हमने। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में XL XC और आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचे। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, f आवृत्ति होगी, तो XL को मैं 2πfL लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप क्लियर देख पा रहे हो कि जो XL है वो समानुपाती दिख रहा है F के, मतलब जैसे जैसे F बढ़ेगा वैसे वैसे XL बढ़ेगा, तो इसके बीच जो ग्राफ आएगा एक सरल रेखा दिख रही है हमें। क्लियर, सेम यही XC को अगर देख रहे हैं तो ये होता है XC बराबर 1/ओमेगा C, और यहाँ से XC 1/2πf हो जाएगा। तो XC जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है F के, व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन भी आ जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है।
ठीक है। तो एक तो ध्वनि तरंग होगी, जल तरंग होगी और रस्सी में उत्पन्न तरंगी। तो ऊष्मीय तरंगे जो होती हैं वो कैसी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो राइट आंसर ऊष्मीय तरंग हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो देखो, गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण और बीटा किरण। तो बीटा किरण आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। बीटा किरण चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। तो राइट आंसर ये हो गया। अगला है सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, राइट आंसर होगा आपका गामा किरण। ठीक है, गामा है, ध्यान रखना। 1/ε0 म्यू नॉट की विमा है। तो इसकी विमा होती है L² T-2। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होती है आप लोगों की अंडर रूट में, ये होती है C के बराबर। तो जब स्क्वायर नहीं है, मतलब अंडर रूट नहीं है, तो समझ लो स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना ये चीज़। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है तथा जल में अपसारी लेंस की तरह लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। ये कह रहा है कोई एक लेंस है जो वायु में अभिसारी लेंस है, और अगर मैं इसको जल में डाल देता हूँ तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसके लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? तो आंसर होगा इसका, ध्यान रखना, हमेशा आंसर याद रखना, जब भी लेंस अपनी प्रकृति बदल रहा है तो इसका मतलब इसका जो भी अपवर्तनांक है वो जो भी वायु है और उसके लेंस जो भी आप पदार्थ ले रहे हो उससे कम होगा। ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे 1.33 था उसका अपवर्तनांक जिसमें हम डुबो रहे हैं जल में, तो उससे कम होगा, और वायु वाले से ज़्यादा होगा, उसके बीच होगा। समझ लेना है, ध्यान ये चीज़। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा, और एक तो हो ही नहीं सकता, उसके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है, एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस 2D है, इसकी दूरी क्या होगी? तो जब आप निकालोगे तो इसका 50 सेंटीमीटर आएगा, और सिंपल इसको यहाँ सॉल्व भी करा रखा है। P दिया हुआ है, क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी F = 100/P। तो यहाँ से भाग लगाओगे 50 आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की प्लेट की फोकस दूरी तथा क्षमता बताओ। तो कांच की प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है और क्षमता 0 होती है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर आपतित होती है, तो विचलन कोण क्या होगा? देखो, अच्छा क्वेश्चन है वाला, आया हुआ भी है। ये कह रहे हैं 60 डिग्री का कोई प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है, उस पर इतने डिग्री पे आपतित हो रही है कोई प्रकाश की किरण, तो विचलन कोण बताना है। तो राइट आंसर तो 40 होगा इनमें, बट कैसे देख लो। देखो, A गिवन है, I गिवन है, और डेल्टा m लगा रहे हैं, तो समय ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, I = डेल्टा m + A/2। तो यहाँ से आप डेल्टा m निकाल लोगे जो कि 40 डिग्री आएगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन करेंगे, और हमने 60 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए हैं। ठीक है, ये 100+ क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके 8 के 8 क्वेश्चन यहीं से अड़ जाएंगे अगर आप इन्हें ढंग से करके जा रहे हो। और अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की जो है वो मॉडल पेपर पे होने वाली है फिजिक्स का, जो कि मैं जल्द से जल्द बना दूंगा। ठीक है, और आपकी जो वीडियो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन चैनल पे अब रोज आती रहेगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सको कर दो सब अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।